कर लोगे उतना टाइमली फ्री कर दूंगा। भाई ऐसा है, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को अमाइंस चैप्टर शुरू कराया था। अगर आपने कल की क्लास ली थी तो बहुत जरूरी क्लास थी भाई, बहुत जरूरी क्लास थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% चैप्टर मैं कल आपको करवा चुका हूं। सुन लो पीछे भाई, याद आ रही हैं कुछ चीजें? असाइलेशन याद करो, हिंसबर्ग रिएजेंट वाली रिएक्शन याद करो। ऐसा तो नहीं है ना यार कल का भूल गए आप लोग। उसके बाद आप लोगों का ब्रोमिनेशन था, तीनों पर क्यों हो जाता है पता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो पता है। नाइट्रेशन में मेटा वाला क्यों आता है पता है ना? पता है ना? अनिलीन का प्रोटोनेशन होके वो अनिलीनियम बन जाता है। फिर आपको सल्फोनेशन, फिर क्यों ये नहीं देता है पेडल क्राफ्ट, ये सब करा दिया आप लोगों को। उसके बाद प्रिपरेशन में 3 तो रिडक्शन वाले मेथड थे, एक गैब्रियल था, नहीं आ रहा याद गैब्रियल वाला, एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन था, एक अमोनोलिसिस था, एक आप लोगों को कार्बिल अमाइन रिएक्शन था बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने 2 टॉपिक्स आप लोगों को डाइजोनियम और बेसिसिटी बोला आप लोग करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं करे होंगे। ठीक है, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब सुनो एक बात, ध्यान से ध्यान सुनो। बेसिसिटी टॉपिक जो है ना खुशी, ये वाला टॉपिक तो होमवर्क ही रहेगा। मैंने एक क्लास ली है प्रॉपर, उसमें से बेसिसिटी सिखाया था, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे मैंने बेसिसिटी के। ठीक है, अब बैक एक्सरसाइज में बेसिसिटी के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग बेसिसिटी वाला पूरा टॉपिक जो है ना अपने एंड पे लें, उसको वीडियो से कवर कर लेना आप लोग। मैं थोड़ा डाइजोनियम बता देता हूँ बिकॉज थोड़ा जरूरी टॉपिक है डाइजोनियम वाला, लेकिन बेसिसिटी छोड़ के मत चले जाना, उसको आप लोग कर लेना वीडियो से। मैं डाइजोनियम बताता हूँ, बैक एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, वो सारे करा देता हूँ। समझ रहे हो बात को? बस उनमें कौन सा नहीं कराऊंगा? बेसिसिटी वाला, क्योंकि वो टॉपिक आप लोग कर लेंगे तो वो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। डन? तो भाई डाइजोनियम में होता क्या वो सुन लो, बातें मत करना भाई। 5 से 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं भाई? तो डाइजोनियम सॉल्ट्स का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो है R N2X। अच्छा ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। X यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डाई अजो ग्रुप इसके लिए बोलते हैं, डाई अजो ग्रुप। ठीक है ना, तो बोलते हैं डाइजोनियम। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोई बोले कि मेरे पास है CH3 N2 प्लस और Cl माइनस, तो ये बन जाएगा मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। सही है। अगर मान लो बन रहा है बेंजीन और N2 प्लस Cl माइनस, तो बोलो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बातें नहीं करें भाई, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना वो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये R N2 प्लस तक तो प्लस का होता है और बाकी का सारा स्पीशीज माइनस का होता है। बनता है कैसे वो सुनिए और थोड़ा सा इसका प्रोसेस सुन लीजिए, ये जरूरी चीज़ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सैंडबर्ग्स भी इसी से बना हुआ है। तो मेरी बात ध्यान सुनो। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है RNH2, ये कौन है? 1 डिग्री अमाइन। कल की क्लास आपकी अटेंड होनी ही चाहिए बिकॉज कल मैं सब कुछ करा चुका हूँ अमाइंस के बारे में। 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, यानी NaNO2 प्लस में बोलो क्या? HCl। टेम्परेचर आई थिंक 273 से 278 होता है, शायद यही होता होगा। ठीक है, तो NaNO2 और HCl दोनों मिले, या कभी कभी वो ऐसे भी लिख देता है HNO2। क्या लिख देता है? दोनों से मिलकर HNO2 ही बनना है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इस नाइट्रस, इसको मिला के नाइट्रस एसिड बोलते हैं, दोनों को मिला के। इस नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में ये जो हमारा अमाइन होता है ना वो बन जाता है RN2Cl माइनस। सही बात? सही बात। मेन चीज बन जाती है ये डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इस N2 को लेके बता भी देता हूं कि N2 कैसे बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, N2 को सबको ही जानता है कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आप लोगों को पता होगा यहां भी लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। थोड़ा सा समझ लो इसको समझ लो N2 का बॉन्ड कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स 2,5 होते हैं। तो 5 कैसे? 3 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, ऐसे होता है N2। लेकिन जब वो R के साथ जुड़ रहा है ना, तो वो किस तरीके से जुड़ रहा है, मेरी बात को समझना, कि जब वो R के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मान लो R के ऊपर प्लस चार्ज था। कैसा चार्ज था? बोलो प्लस। तो जब इस N ने जुड़ा होगा, इस N ने इससे बॉन्ड बनाया होगा ऐसा करके, तो यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए होंगे, किसके इस्तेमाल हुए होंगे? मुझे बताओ नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस्तेमाल होंगे किसके होंगे? N के। तो R का प्लस हट जाता है, प्लस किसके ऊपर आया था? बोलो इसके ऊपर।
तो पहली बात तो Rn2 कुछ ऐसा होता है, मतलब Rn2 में प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर होता है। कोई दिक्कत लग रही है? और क्योंकि इसके ऊपर पूरे पे प्लस होता है, इस कारण से इससे कोई भी नेगेटिव स्पीशीज आके जुड़ जाती है। तो आप जो बोलते हैं ना Rn2x, उसमें बस ध्यान रखना कि n के ऊपर प्लस होता है। किसके ऊपर प्लस होता है बोलो? n के ऊपर। और क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो वो न्यूट्रल है, लेकिन जब कभी भी किसी R पॉजिटिव वाली चीज से वो जुड़ेगा, R पॉजिटिव वाली चीज से जुड़ेगा, बातें मत कर भाई, R पॉजिटिव से, तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उसका प्लस हट जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो पूरी ये वाली चीज प्लस की है, तो इसके साथ कोई ना कोई माइनस की चीज तो आके जुड़ ही सकती है। इसको बोलते हैं आप डाइजोनियम सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट्स। मतलब इसमें क्या होता है, मैं आपको पूरा मुद्दा समझा देता हूं। एक अल्काइल ग्रुप है, फिर एक N2 ग्रुप है, और फिर क्योंकि ये पूरा प्लस का है, अल्काइल और N2 कैसा है बोलो? प्लस का, तो कोई माइनस की चीज जुड़ी हुई है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ? पक्का? अच्छा, अगली चीज समझो, बनता कैसे? बनता ऐसे सर, RnH2 रिएक्टिंग विद द नाइट्रस एसिड फॉर्म दिस। और सुनो, और सुनो, अगर मेरे इसने कंपाउंड ने रिएक्ट करा तो क्या बनाएगा? फिर N2Cl बनाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। समझ लो क्या बनेगा? N2 प्लस Cl माइनस। बस ये है, ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, वो आपका एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। एलिफेटिक समझते हो ना, मतलब कार्बन चेन है उसमें। तो ये तो कौन सा हो गया बोलो? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। सुनते चलो बस। और ये वाला बोलो क्या होता है? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो। आपका Rn2 बना हुआ है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन अपने प्लस को हटाना चाहेगा, तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहेगा? अनुराग, कार्तिक, इधर बादल, हमेशा कौन सा बॉन्ड वो तोड़ना चाहेगा? सोच लो आप लोग। ये पता है क्या है, डाइजोनियम की ना शुरुआत थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसके बाद राइजोनियम बहुत ईजी, आप लोग भी जानते हैं। एक ही बार में फ्लो चार्ट बनेगा, सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने शुरू का नहीं समझा ना, उसको समझ में ही नहीं आता कभी डाइजोनियम का मुद्दा क्या एक्चुअली में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टार्टिंग चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो N2 सबको पता है ऐसा होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन जब N2 जुड़ेगा किसी पॉजिटिव चीज के साथ, किसके साथ बोलो? तो वो प्लस उसके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के यूज हो रहे हैं, तो उसका प्लस हट गया, इसके ऊपर आ गया। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या N ऐसे ही बना रहेगा हमेशा प्लस लेके? नहीं सर, ये अपने आप की स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड छीन भी सकता है वापस से। तो वापस छीनेगा तो बोलो क्या निकल जाएगा? N2 के तौर पर निकल जाएगा, और R के ऊपर बोलो क्या चार्ज आएगा? प्लस। R के ऊपर क्या आएगा? प्लस। तो लेटर ऑन कभी भी अगर बॉन्ड टूटेगा, मेरी बात सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, लेटर ऑन कभी भी बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं CH3N2 ऐसा है, तो कभी भी ये नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ के इसको CH3 प्लस बना सकता है। क्या बना सकता है बोलो? CH3 प्लस, और N2 अलग हो जाएगा स्पीशीज से, N2 अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, और बची हुई चीज के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा बोलो? दोबारा समझो, Rn2Cl में जैसे ही N2 बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड छीनेगा, अपना प्लस हटा लेगा, N2 पे से प्लस हटते के साथ ही N2 क्या हो गया? अलग। Cl माइनस भी क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि प्लस बचा ही नहीं, Cl माइनस अलग हो जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा? R प्लस। क्या हो जाएगा? तीन चीजें अलग हो जाएंगी। कह रहे समझ ही नहीं आ रहा सर, नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा एक बात मुझे बताना, किस केस में इस नाइट्रोजन का टूटना थोड़ा ज्यादा आसान है? इस केस में, हाँ, इस केस में टूटना ज्यादा आसान है या ऊपर वाले केस में? देखिए इस केस में भी क्या करना चाहिए, इसको बॉन्ड तोड़ना चाहिए ऐसे करके, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस प्लस की वजह से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करके इस वाले बॉन्ड को जो टूटना होता है, जो नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ के लेके निकलता है, वो वाला बॉन्ड कैसा कैरेक्टर रख चुका है? पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा बोलो? जिस कारण से यहां पर N2 उतना इजीली ब्रेक नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलो, कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आर क्वाइट stable as compared to alkyl diazonium salt। कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना आप लोगों को? डाइजोनियम सॉल्ट since due to resonance partial double bond acquired by diazo carbon nitrogen bond in
पढ़ना एक बार, पढ़ना एक बार, बातें नहीं करेगा कोई बच्चा बिल्कुल भी। जितनी भी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो बस। अब बात को ध्यान से समझ लो। पहले तुम्हें ये बताओ मुझे, तुम ये समझ में आ रहा है तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं? अनामिका, नाजिया, डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं, क्या होते हैं बताओ? जब कभी भी कोई कार्बन चेन के साथ, चाहे वो कार्बन चेन हमारी कैसी हो बोलो अल्काइल हो, चाहे वो कार्बन चेन कैसी हो अराइल हो, जब उसके साथ N2 जुड़ जाता है तो वो बन जाता है RN2 या बेंजीन N2। ये तो RN2 या बोलो क्या, ये दो ध्यान दो बस, ये दो RN2 या बोलो क्या बेंजीन N2। इन पे प्लस होता है इसलिए कोई माइनस चीज भी जुड़ती है, इन पे प्लस होता है कोई माइनस चीज भी जुड़ती है, इसी कारण से इसको बोलते हैं RN2X। क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे बेंजीन N2X। अरे वही चीज है यार, R बस कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी या बेंजीन भी। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी रिएक्शन होगी प्रियांशु तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? N2 अपने प्लस को हटाने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी बॉन्ड तोड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूटेगा यहां से भी। लेकिन मैं बस आप लोगों से ये कह रहा हूं कि दोनों में N2 निकल जाएगा, इधर CH3 पे प्लस आ जाएगा, इधर बेंजीन पे प्लस आ जाएगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड फिर भी क्वाइट ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि इसके अंदर बोलो कौन सा करेक्टर है? बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही वाली चीज? अब मैं तुम लोगों को जो बोलने वाला हूं ना, बस ध्यान से सुन लो, कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे इस रिएक्शन को करके बताओ। मैं मान लो बोलता हूं CH3NH2 है, प्लस में अगर मैंने लिया NaNO2, प्लस में मैंने लिया HCl और मैंने तापमान लिया 273 से 278 केल्विन। बताओ क्या बनेगा? सब बच्चे बोलो CH3N2 और बोलो क्या बनेगा? Cl। ये प्लस का और ये, अगर अब मैं इसमें पानी डाल दूं, खुशी, अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो मुझे बताओ पानी में से कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? बोलो H प्लस और OH माइनस। और थोड़ा सा बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चाहिए यहां पर लगाने के लिए। N2 जो है वो कार्बन से बॉन्ड तोड़ के भागेगा। जब N2 अपना बॉन्ड ले लेगा तो मुझे बताओ N2 न्यूट्रल हो जाएगा। एक तो N2 निकलेगा, एक तो क्या निकलेगा? CH3 पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। कैसा आएगा? कह रहे कैसे आएगा प्लस का? नहीं समझ पा रहे क्या यार? जल्दी बताओ। ये वाली चीज ऐसे नहीं आएगी क्या? और ये वाली चीज जुड़ी हुई है Cl माइनस इससे, बिकॉज ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि N2 अपना बॉन्ड लेके भागेगा तो ये पूरा न्यूट्रल N2 बन जाएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? CH3 पे प्लस चार्ज आएगा जो कि माइनस वाली चीज को कैच कर लेगा, तो यानी CH3OH बनेगा। और मुझे बताओ H प्लस किससे मिलेगा? खत्म। यही चीज सीखनी है। सेम केस बेंजीन के साथ कर लो। अगर मेरे पास बेंजीन NH2 हुआ, बताओ जब इसकी रिएक्शन नाइट्रस के साथ होगी, किसके साथ होगी बोलो? नाइट्रस एसिड के साथ होगी, तो क्या बनेगा इस बार बताओ जरा? बेंजीन N2Cl। क्या बनेगा? बेंजीन N2Cl। और जब ये रिएक्शन करेगा बोलो किससे? H2O से। किससे करेगा? तो मुझे बताओ इसमें से क्या निकलेगा? H प्लस। बताओ फिर से वही केस, N2 बॉन्ड लेके निकल गया, बेंजीन पे कैसा चार्ज आया? प्लस का। और बेंजीन पे जो प्लस है उसने इसमें से क्या पकड़ लिया? OH। क्या पकड़ लिया? तो बेंजीन पे आ गया बच्चों OH, N2 अलग हो गया और जो H प्लस और Cl माइनस वो मिल गया HCl। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन देते हैं, बस आप ये बोल सकते हैं कि सर वो थोड़ा अनस्टेबल था, जल्दी दे गया होगा, ये थोड़ा सा स्टेबल था, इसमें स्लो करा होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों रूट समझ में आ गए? चाहे आप लोगों का एलिफेटिक अमाइन है, चाहे आप लोगों का एरोमेटिक अमाइन है, दोनों रूट्स आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पक्की बात है। बस यही सिखाना था। अब अगली चीज मैं आप लोगों को सीधा PDF में दिखाता हूँ NCERT के अंदर, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। चुपचाप बैठा रह तू। PDF खोलने में 1 घंटा लग जाएगा। बातें नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ, पढ़ो बच्चों प्लीज। ये आपके सामने डाइजोनियम सॉल्ट है, देख लो जरा बेंजीन पे N2 कैसे है, इस पे प्लस है कि नहीं? ये आपको रेजोनेंस दिखाना चाह रहा है कि रेजोनेंस के कारण जो बॉन्ड टूटना होता है, कौन सा बॉन्ड टूटना होता है? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। कौन सा? कार्बन और वही बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर हो चुका है, जिस कारण से बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हर्षित यहां पर देख ले, ठीक है? तो ये वाली बात मैं आपको समझा चुका हूं। रिएक्शन आपको समझ में आ रही है? C6H5 यानी बेंजीन है, बेंजीन NH2 NaNO2 HCl। बोलो क्या बनेगा? बेंजीन N2Cl। क्या बनेगा? यानी डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, है ना? अब मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूं ढंग से सुनना भाई। अब आप लोग ना दिमाग में ना बस एक चीज फिक्स कर लो जो बोल रहा हूं, कि भाई जब भी कोई रिएक्शन होगी, ध्यान देना भाई, अगर तुम एक्चुअल में इसको समझ चुके हो तो इस पे प्लस है और यहां पर बाकी की चीज बोलो क्या है? माइनस है। यार जब भी कभी रिएक्शन होगी तो ये N अपना बॉन्ड लेके निकलेगा,
तो N2 निकल जाएगा अलग से। इस पे जो प्लस आएगा, इस पे जो क्या आएगा बोलो प्लस, वो जुड़ेगा सामने वाले की माइनस वाली स्पीशीज से। किससे बोलो? और जो ये माइनस वाला वो किससे जुड़ेगा बोलो? प्लस वाली से। जैसे मैंने बोला था ना वाटर है, तो वाटर में दो चीजें थी, एक प्लस स्पीशीज और एक बोलो क्या, तो माइनस वाली चीज जुड़ेगी इससे, क्योंकि इससे बॉन्ड लिया था, इस पे प्लस आया। नहीं समझे ना बात को? तो बस आपको ना हमेशा बेंजीन के साथ कौन सी स्पीशीज जोड़ देनी है? नेगेटिव वाली। और बाकी के बच्चों के साथ क्या जोड़नी है? पॉजिटिव वाली। और N2 हमेशा अलग होगा, N2 हमेशा। तो अब जरा कोई भी रिएक्शन देख लो, आ जाओ। ArN2X, मुझे बताओ इस रिएक्शन को देख के Cu2Cl2 या Cu2Br2 CuCl, आप मुझे बताओ नेगेटिव स्पीशीज कौन सी है? रितिका, यहां पर कौन है? Cl माइनस, यहां पर कौन है? Br माइनस, यहां पर कौन है? Cl माइनस। एक बात देखो Ar के साथ कौन कौन जुड़ा है? ArCl, ArBr, ArCl, और N2 अलग हो गया। बाकी साइड पर किसी ने नहीं लिखे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ बंसिका, है ना? तो कोई भी डाइजोनियम ने रिएक्ट करा, इसमें नेगेटिव स्पीशीज क्लोरीन है, इसमें नेगेटिव स्पीशीज ब्रोमीन है, इसमें नेगेटिव स्पीशीज CN है, तो Ar के साथ ये सारे जाके जुड़ गए और N2 अपना बॉन्ड लेके अलग हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ कॉपर और HCl में, इसमें Cl है, Cl जुड़ जाएगा, इसमें Br है, Br जुड़ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। हालांकि एक HH भी है, मान लो कॉपर है, तो कॉपर X बन जाएगा। मेन बात आपके पहले दो प्रोडक्ट है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, उस वाली का नाम क्या है? इस वाली का नाम सैंडमेयर्स है। क्या है बोलो? सैंडमेयर्स। और नीचे वाली का बोलो क्या? गेटरमैन। अब बच्चे कहेंगे सर सैंडमेयर्स कैसे करनी है? आ जाओ, मैंने तुम लोगों को बोला था हेलोल्केन चैप्टर में बच्चों में तुम्हें सैंडमेयर्स नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि सैंडमेयर्स रिएक्शन मैं आप लोगों को बाद में कराने वाला हूं। अब पूरी रिएक्शन सुन लेना सैंडमेयर्स क्या है। यहां पर देखो जरा, आप बस इतना करना कि बेंजीन है, सुनना अब तुम जाके जब पन्ने पलट के हेलोल्केन देख लेना, ये रिएक्शन लिखेगा वो। बेंजीन NH2 प्लस में बोलो क्या बोलेगा? NaNO2 प्लस में बोलो क्या बोलेगा? HCl, और बोलो क्या बना देगा वो? पहले बना देगा डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा? अब क्या बोलोगे बोलो, क्योंकि आपको हेलोल्केन्स बनाने थे। क्या बनाने थे बोलो? हेलोल्केन्स। उस चैप्टर में हेलोरिन्स। तो जब तुम इस डाइजोनियम की रिएक्शन किससे कराओगे? Cu2Cl2, पहले देख लो Cu2Cl2, और साथ में या तो मान लो HCl है, तो बोलो क्या बन जाएगा? बेंजीन पे क्या आ जाएगा बोलो? Cl। क्या आ जाएगा बोलो? Cl प्लस में बोलो क्या हो जाएगा? N2। दिस रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। अगर ब्रोमीन लाना है तो ब्रोमीन वाला कर दो, ये भी सैंडमेयर्स है, इसको बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होती है? पहले बनाओ डाइजोनियम, पहले क्या बनाओ, उसके बाद उस डाइजोनियम पे हैलोजन की एंट्री दिलवा दो, हैलोरिन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप ये Cu2Cl2 Cu2Br लेते हो सैंडमेयर्स होता है। जब आप ये सीधा कॉपर लेते हो बस और ये लेते हो तो ये क्या होता है? गेटरमैन होता है। क्या होता है? गेटरमैन। आ जाओ, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, उसमें एल्डिहाइड आता है। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा बताओ, तुम खुद बताओ, सोच के बताओ। इधर रितिका, Ki में क्या प्लस क्या माइनस है बताओ? K प्लस I माइनस। यार इतना सबको आना चाहिए। तो I माइनस किस पे जाएगा? तनिषा, I माइनस किस पे जाएगा? Ar पे। तो ARI, N2 अलग होएगा, KCl अलग होएगा। बना लो। आशीष, समझ में आ गई वाली बात? अच्छा इसको देखो जरा, HbF4, HbF4, किसी को ना HbF4 पे डाउट होगा तो मेरी बात सुनो। जैसे कि ArN2Cl माइनस है, ध्यान देना। HbF4, मेरी बात सुनना भाई, बातें मत करना। और HbF4 ना हमेशा टूटता है HF में और BF3 में। ये एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। BF3 मॉलिक्यूल तो सुना होगा आप लोगों ने, तो BF3 और HF। अच्छा आप मुझे बताओ जरा, HF अपने आप में कैसे स्प्लिट होता है? H प्लस में, और तो मुझे बताओ इसमें नेगेटिव स्पीशीज कौन सी है? F माइनस। तो F माइनस जुड़ेगी Ar के साथ, तो बोलो क्या बनेगा? ArF। N2 अलग हो जाएगा, Cl के साथ H जुड़ जाएगा, बोलो क्या? HCl, और प्लस में बोलो क्या? BF3। ये रहा BF3। बताओ क्या आंसर आया? पढ़ लो, ArF BF3 N2। हालांकि उसने और लिखा भी नहीं है, HCl लिखा भी नहीं है, लेकिन आएगा। समझ नहीं आया ना मैंने क्या बोला? अरे ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। जस्ट ट्राई टू लोकेट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। जो चीज ऐड हो रही है उसका नेगेटिव पार्ट लोकेट कर लो, उसको सीधा Ar से जोड़ दो। Ar से क्यों? क्योंकि N2 जब बॉन्ड लेके निकलेगा तो Ar पे प्लस आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद कोई भी रिएक्शन पढ़ लो आप लोग। अब बस ये वाली में क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, तो ये उसमें हाइड्रोजन ऐड कराते हैं Ar पे। क्या करते हैं बोलो? हाइड्रोजन। तो ARH होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो H3PO2 ऑक्सीडाइज होता है। H3PO3 में आपको पता है अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड में, है ना? तो उसको रिड्यूस कर दिया, खुद को बोलो रिड्यूस करना मतलब हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, अनामिका यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हो, बताओ वाटर में नेगेटिव चीज बताओ। कार्तिक, वाटर में नेगेटिव चीज क्या है? OH माइनस। OH माइनस Ar जुड़ेगा, बोलो ArOH प्लस में N2 प्लस में HCl। ठीक है कि नहीं? बताओ जरा। फिर ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी याद करने वाली है कि NO2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले HbF4 डालते हैं, फिर NaNO2 डालते हैं, तो NO2 आ जाता है। ये थोड़ा याद कर लेना, NO2 वाला। अभी जो लास्ट है ना, ये सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, डाइआइसोटाइजेशन भी बोलते हैं। लास्ट, पहले तुम मुझे बताओ डाइजोनियम का सारा मुद्दा समझ में आ गया? पहले क्या बनाना है बताओ जरा? डाइजोनियम। क्या बनाना है? अब डाइजोनियम के बाद जो भी चीज उससे जुड़ रही है उसकी नेगेटिव चीज जाके Ar से जुड़ जाएगी। Ar मतलब अराइल ग्रुप। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का? चलो आ जाओ जल्दी से। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें क्या करना है देखो, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया?
मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब ये बॉन्ड ऐसा होता है, ध्यान दो, जब ये बॉन्ड ऐसा होता है तो आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है और N2 अलग हो जाता है, N2 और इस पे प्लस आ जाता है। बट देयर आर सम रिएक्शन जिसमें N2 ना अपने प्लस को जो हटाना होता है वो ऐसे नहीं हटाता। वो कैसे हटाता है? वो कैसे हटाता है? वो अपने ही बॉन्ड से यहां पर इसको लेके इसके प्लस को हटाता है और प्लस उस पर शिफ्ट हो जाता है। समझो मेरी बात को, मतलब इन रिएक्शंस के अंदर आपका N2 ग्रुप डिपार्ट नहीं होता, N2 ग्रुप डिपार्ट नहीं होता, वो इसी से जुड़ा रह जाता है, इसी से। तो इसको बोलते हैं कि हमारा N2 ग्रुप रिटेन रह गया। दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। डायजो ग्रुप डिपार्ट नहीं हुआ, इसी रिएक्शन में रिटेन रह गया। बड़ी जरूरी रिएक्शन है, मैं कारण बताऊंगा इसका, बिकॉज ये एक केमिकल टेस्ट भी है और ये बाय नेम रिएक्शन भी आती है, तो ये बहुत जरूरी है, इससे बोर्ड पे बने रहना इस रिएक्शन को देखते वक्त। तो ऐसे में क्या होगा, वैसे मुझे बताना जरा, अगर इसने यहां से बॉन्ड ना तोड़ के, अगर इसने यहां से बॉन्ड ना तोड़ के वहीं से बॉन्ड छीना, तो मुझे बताओगे जरा कैसा सीन बनने वाला है। तो आप लोगों का ऐसा बनने वाला है कि डबल बॉन्ड आ जाएगा और N पे प्लस आ जाएगा, एक तरीके से कुछ ऐसे होगा, लेकिन आपका डाइजो ग्रुप बना रह जाएगा। डाइजो ग्रुप टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये वाले में टूट जाता है बट ये वाले में नहीं आ रहा ना समझ में। तो अब जरा रिएक्शन देखो एक बार, कहता है कि मान लो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने रिएक्शन करा किसके साथ, दो चीजों से रिएक्शन कराएगा, एक बार फिनोल से और एक बार एनिलीन से। फिनोल क्या होता है? ऐसा होता है, देखो ना, सबको पता है फिनोल ऐसा होता है। तो फिनोल की पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके साथ इसका Cl निकल जाता है बच्चों, ध्यान देना बस बोर्ड पे, और ये जुड़ा रहता है। और क्या बनता है आंसर बताओ जरा, आंसर क्या बनता है? बेंजीन N2। अच्छा, जब जुड़ा रहता है तो कैसा बनता है? डबल बॉन्ड। देखो ना डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल ही बन जाता है, वो ट्रिपल से तो बॉन्ड छीन लेता है। तो डबल और बोलो क्या आएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है, प्लस में HCl बनता है भाई। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है सुन लो, क्योंकि पैरा पे बोलो क्या है? हाइड्रोक्सी, अजो मतलब ये हो गया, और बेंजीन बोल देगा। नाम बस मैंने ऐसे याद करवा दिया थोड़ा सा हल्का सा, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। सुनते रहना सुनते रहना। एक्चुअली में मेन बात क्या है ना, ऑरेंज डाई। कौन सी बात है? ये कलर डाइज बनाने में इस्तेमाल होती है रिएक्शन। ऑरेंज कलर की डाई बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन इस्तेमाल होगी, जिसमें तुम क्या करोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल से रिएक्ट कराओगे। किससे रिएक्ट कराओगे? फिनोल से। दोबारा सुनो, अगर यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बातें नहीं, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अनिलीन से रिएक्ट करा, अनिलीन कौन होता है? बेंजीन पे NH2, फिर वही काम करना, कहां से उठाना? पैरा से। कहां से? पैरा से उसका H और इसका Cl उड़ा देना। नहीं आ रहा समझ में? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। तो बेंजीन N2 बना रहेगा। ये वो रिएक्शन है जिसमें N2 डिपार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन का ही हिस्सा बन के रह गया, जुड़ा रहा मॉलिक्यूल से। बोलो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बातें नहीं। ये बन जाएगा, क्योंकि वो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन थे, पैरा अमीनो होगा। क्या होगा? पैरा अमीनो अजोबेंजीन। मेरी बात सुनना, ये येलो डाई है। क्या है बोलो? अब ये रिएक्शन वैसे किस किस काम आने वाले, सुनो, रिएक्शन तो होगी पूरी। अब मुझे समझ में आई दो तरह की रिएक्शन डाइजोनियम की। बोलो कौन कौन सी? एक ऐसी रिएक्शन जिनमें N2 डिपार्ट हो जाता है। अच्छा, जिनमें N2 डिपार्ट हो जाता है उसमें तो बेंजीन पे प्लस चार्ज आ जाता होगा और बेंजीन के साथ फिर नेगेटिव चीज जुड़ जाती होगी, नेगेटिव चीज जुड़ जाती होगी। नहीं आ रहा समझ में? जो पहले कराया था। दूसरे वाले में क्या होता है हर्षित? दूसरे वाले में N2 डिपार्ट नहीं होता, N2 सिस्टम में बना रहता है। और ऐसे में तुम्हें दो रिएक्शन याद करनी है, एक फिनोल के साथ और एक बोलो किसके साथ? अमाइंस, अनिलीन के साथ। इसमें बनती है ऑरेंज डाई, इसमें बनती है बोलो येलो डाई। ठीक है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, या तो आपको नाम से बोलेगा राइट डाउन द कपलिंग रिएक्शन, तो ये लिखनी है, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डाई अजो टेस्ट, मतलब डाई अजो वाली रिएक्शन जो वो ये, उसमें भी यही लिखनी है। और सुनो और सुनो और सुनो, एक बड़ी जरूरी बात, आपको कभी भी नहीं पहचान करनी कि मेरे पास अनिलीन है कि नहीं, अनिलीन है कि नहीं। तो अनिलीन जब रिएक्ट करते हैं किससे? डाइजोनियम से, तो वो येलो कलर की डाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो? इससे हम इसका बोलो क्या कर सकते हैं? एक केमिकल टेस्ट। क्या कर सकते हैं बोलो? तो ये रिएक्शन केमिकल टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करी जा सकती है। किसकी पहचान करने के लिए? अनिलीन्स की। किसकी बोलो? चलो मैं कराता हूं तब समझ में आएगा। ये हो गया भाई मेरी तरफ से चैप्टर पूरा। आप लोगों को मैंने क्या बोला था, सुन लो। मैंने आप लोगों को दो चीजें बोली थी घर से करने के लिए, लेकिन उसमें से भी मैंने आप लोगों को एक चीज करवा दी है, वो है डाइजोनियम। बेसिसिटी आप लोग खुद से करेंगे, क्वेश्चंस भी आप लोग, जब वो टॉपिक हो जाता है उसके क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ भाई। पहले तो एक काम करो, चलो कर लो, कोई नहीं, यहीं से कर लो। जो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं मैं पहले उसको बता दूं। एक बार जरा बताना, इसका आंसर मैंने तुम्हें बता चुका हूं। वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल?
गैब्रियल से क्यों एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन सकते? क्योंकि गैब्रियल के मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म है और SN2 मैकेनिज्म हैलोरीन नहीं देते हैं, मतलब एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना पाएंगे। कल करवाया था, कल ये बकायदा हमने इस जगह पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी लिख दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखो ये रहा why this method is not suitable to prepare 2 degree or 3 degree, why this method is not suitable to prepare primary aromatic amines। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर इसके मेथड में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है? SN2, और आपको पता है हेलोरिन्स SN2 जैसी रिएक्शन को नहीं देते हैं, इस कारण से नहीं होगा। समझ में आ गया? बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ना, राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक। अरे देखना, बिल्कुल जो पढ़ लिया वही सब दिखा रहा हूं बस तुम लोगों को, कुछ नहीं है बैक एक्सरसाइज के अंदर अलग से। 20 मिनट का खेल है, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अगर तुमने सारा कुछ अच्छे से पढ़ रखा है ना, 20 मिनट समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो राइट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विद द नाइट्रस एसिड। बताओ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, अभी तो करवाया है यार। RNH2 का करा दो नाइट्रस से और बेंजीन NH2 का करा दो। अरे यार क्या हो गया? कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पता है तुम लोगों को? मैं बात कर रहा हूं डाइजोनियम बनाने की। एक बार डाइजोनियम किससे? अरे यार मैं वही कह रहा हूं, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा। थक गया ना मैं भी भाई। चलो यही देख लो, ये क्या है? एलिफेटिक अमाइन, इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन डाइजोनियम। ये है एरोमेटिक अमाइन, इसका नाइट्रस से रिएक्शन, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन डाइजोनियम। वही वो पूछ रहे तुमसे, है ना? एक बार जरा आंसर बताना ऊपर वालों के सबके, 11वें क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार। 11वें का क्या आएगा बताना। C6H5 हाँ, अरे वो नहीं हो गया आप लोगों का आइसोसाइनेट टेस्ट? बस अगर अभी भी नहीं आता ना फिर तो फिर छोड़ ही दो तुम लोग। कल ही करवाया है ये CHCl3 और KOH। बताओ क्या बनेगा? बनता है फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस, कल करवाया था। अच्छा बताओ, डाइजोनियम है H3PO2, अभी बोला था रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या, कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है H3PO2। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं बोलो? H ऐड करवाते हैं। क्या ऐड करवाते हैं बोलो? तो C6H5 में H ऐड करवाएगा, बिकॉज यहां प्लस है तो उसमें H ऐड कराएगा, C6H6 बन जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होता है H3PO3 में, पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो, अनिलीन का रिएक्शन H2SO4 से, अरे ये अनिलीन है भाई, अनिलीन का रिएक्शन H2SO4 से SO3H आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, सल्फोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो ये बताओ, अनिलीन ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहल, ये वही है अभी रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ये H ऐड करवाएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया, तो आप लोगों को ऑक्सीडाइज होएगा ना उसमें, तो C2H5OH। बताओ क्या रिड्यूसिंग एजेंट है? उसमें H ऐड करवाएगा, N2 निकलेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी करवाया यार ये मैंने आप लोगों को, ठीक है। अच्छा Br2 जब ऐड होएगा तो बोलो क्या होगा? तीनों पे Br आ जाएगा, तीनों पे। अरे एनिलीन है, इसको देख लो पहले तो, ठीक है ना। फिर एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटाइलेशन याद आ रहा है? एक इसका H हटेगा, उसका OCOCH3 हटेगा, मतलब COCH3 जाके जुड़ जाएगा, COCH3 जाके। इसमें यह है कि बेंजीन के ऊपर आप लोगों का NH2 है और आप लोगों का CH3COOCOCH3। क्या मैंने आप लोगों को नहीं करवाया ये? इसका यहां से ये निकलेगा, इसका H निकलेगा, याद करो। तो बोलो क्या बनेगा आंसर? बेंजीन पे NH और बोलो क्या? COCH3, जिसको असाइलेशन बोलते हो आप लोग। HBF4NaNO2, याद करो लास्ट था, सीधा बेंजीन के ऊपर NO2 जोड़ दो, बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, याद कर लो ये वाली बात अगर आपको नहीं आती तो, कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये है N2Cl, पहले लेते हैं HBF4, तब तो आपका सिर्फ F आता है वैसे अगर सोचे तो, लेकिन आप साथ में ही दिखा देना, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे बोलो क्या? NaNO2। तो सीधा याद रखिए कि बेंजीन के ऊपर ऐसे में क्या आएगा? NO2 आएगा और N2 अलग हो जाएगा। तो NO2 की एंट्री ऐसे होने वाली है। नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है, जरा पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, खत्म होने वाले भाई, ज्यादा नहीं है। Why are amines are less acidic than alcohols? अब वो एसिडिटी बेसिडिटी वाला टॉपिक वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लेस एसिडिक क्यों है अमाइंस जो हैं? बोल सकते हैं कि देखो ये बेसिक ज़्यादा है, और कैसे बेसिक ज़्यादा है? क्योंकि इनके पास ना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मतलब ये थोड़ा याद करने वाला है, आप लोग पढ़ लेंगे, बेसिक वाला टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्राइमरी अमाइंस का ज्यादा होता है? यार प्राइमरी अमाइन याद करो, उसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2,
और 3 डिग्री अमाइन के पास नहीं 3 डिग्री अमाइन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। याद करो मैंने जिस समय आपको बेसिसिटी का टॉपिक सिखा रहा था ना, उस वक्त मैंने बोला था कि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, उसके पास है नहीं। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ याद ही नहीं आ रहा सर ऐसा? वही टॉपिक जो मैं अभी आपको रिवाइज नहीं कराया ना, वही टॉपिक है ये, ठीक है ना? रिवाइज इसी का नहीं कराया और यही तुम्हें सबसे कम याद आ रहा होगा, मुझे पता है। आ रहा है याद, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। इसके बाद क्यों एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं एरोमेटिक अमाइंस से? बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। कह रहे क्यों इस तरह के कंपाउंड ज्यादा बेसिक होते हैं इस तरह के कंपाउंड से? तो भाई बेसिसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिचनेस पे। प्रियांशु क्या कर रहा है? क्लास पे ध्यान देना, क्यों मस्ती करने लग गए हो चारों? ये नहीं करना आप लोगों को। बेंजीन पे NH2 है, CH3 NH2 है, तो आप लोगों का इधर तो नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बने रहते हैं, बट यहां पर आपको पता है रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे यहां से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जब बेस में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी खत्म होगी तो वो H+ कहां से गेन करेगा? बेसिस क्या करते हैं? H+ को गेन करते हैं। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो उतना बढ़िया क्या होता है? बेस होता है। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगी, CH3 डोनेट करेगा, और यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्या होंगे? लेस बेसिक होंगे। क्या होंगे? तो ये लेस बेसिक हो गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? बड़े आसान है यार, देखो मैं नहीं भी बता रहा हूं, बेसिसिटी मैंने आपको करवाया भी नहीं तो भी सोचना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपका वर्ड प्रॉब्लम है, एक ही वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर, वो है 10वीं क्वेश्चन। आ जाओ, इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो। जाने की ज्यादा लगी पड़ी है तो फिर तो बात अलग है भाई। एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। एक ए कंपाउंड है जिसका जब ट्रीटमेंट किससे होता है बोलो? एक्वस अमोनिया से, यानी NH3 से, एंड हीटिंग, और उसको हीट करते हैं तो फॉर्म से कंपाउंड बी, फॉर्म से कंपाउंड बी, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH। थोड़ा सा ना बैक ट्रैकिंग भी करा करो। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जैसे Br2 और KOH है तो ये तो हॉफमान में यूज होने वाली चीज है। किस में यूज होने वाली चीज है? हॉफमान में, जिसको याद होती है ना कि हाँ हॉफमान में है तो। और हॉफमान में पहले अमाइड दिया होता है। क्या दिया होता है? ऐसे सोचना पड़ेगा यार। क्या तुम लोगों को मैंने अमाइड वाली रिएक्शन नहीं करवाई कल? अब तुम्हें भाई वही बात है, तुम लोग मेहनत कितनी कर सकते हो? मेहनत से डरते हो भाई तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो तुमसे होना नहीं है भाई। फिर उतना ही मिलेगा जितनी मेहनत करोगे, जीवन में फल उतना ही मिलता है, ध्यान रखना। तो RCONH2 है तो RN पे माइग्रेट होता है, तो बोलो क्या बनेगा? RNH2 बनता है, बनता है। तो ये Br2NaOH या Br2KOH मेरे को ध्यान आने लगेगा कि हाँ ये तो हॉफमान में होता है, और हॉफमान से पहले कौन होता है? कौन होता है बोलो? अमाइड होता है। दिमाग में आने लगेंगी चीजें, नहीं आएंगी? कह हमारे तो नहीं आएंगी, आ जाएगी। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है? फॉर्म से कंपाउंड सी विच इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक सी कंपाउंड बनता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो क्या है? C6H5N। कह रहा बाकी सब पहचानो कि कौन कौन से कंपाउंड है। मैं तो एक बात समझ चुका हूं कि ये तो पक्का बेंजीन पे NH2 कुछ ऐसा होगा भाई। तो ध्यान से सोचोगे तो पता लगेगा। C6H5, मैंने कुछ गलत लिख दिया, H7 है। तो आपको पता है यहां अमाइड होता है, अमाइड ही माइग्रेट करके बोलो क्या बनाते हैं? अमाइंस बनाते हैं। तो ये कैसा अमाइन होगा बताओ जरा? बेंजीन। बहुत क्लियरली मैसेज जा रहा है कि ये बनेगा, क्योंकि 6 कार्बन 7 हाइड्रोजन, कैसे 5 घेरे 2 हाइड्रोजन, 7 ये हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गया। हो गया। अब तुम खुद सोचो कि पिछला क्या होगा फिर? KOH। बताओ क्या आएगा? बेंजीन पे मैंने रिएक्शन भी करवाई है आप लोगों को, CO, और इससे पहले क्या होगा? अब इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा 12वां चैप्टर आना चाहिए। हमने कार्बोक्सिलिक पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक और इसकी रिएक्शन जब होती है तो H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? तो मुझे बताओ बेंजीन, अरे इन दोनों से H2O नहीं निकलता था? अमाइड्स में पानी डालते थे तो कार्बोक्सिलिक और अमोनिया बनता था, याद आ गया? अमाइड्स में पानी डालते थे तो कार्बोक्सिलिक अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक अमोनिया को अगर हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? पानी, ये बन जाएगा। तो A कंपाउंड, B कंपाउंड, C कंपाउंड। चैप्टर पढ़ा हुआ है, एकदम क्लिक होती हैं चीजें कि A B C कहां से आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अरे नहीं आ रहा समझ में यार, है ना? अब देखो, पहले वो देख लो जो बिल्कुल डायरेक्ट है, जैसे कि 7वां क्वेश्चन देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कार्बिलमाइन रिएक्शन, वो आइसोसाइनेट वाली कौन सी? RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH बराबर क्या आएगा? RNC। साइड पर भी आएंगे, वो कार्बिलमाइन है। डायएजोटाइजेशन, जो भी मैं लास्ट आपको डायजो वाली करा रहा था ना, जिसमें N2 ग्रुप रिटेन रह गया था, वो डायएजोटाइजेशन है। हॉफमान ब्रोमाइड अभी करवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है? कपलिंग भी वही वाला है।
एक सेकंड, मैंने गलत बोल दिया आप लोगों को। कपलिंग लास्ट वाला है जो मैंने आपको रिटेंशन वाला कराया था। डायएजोटाइजेशन में आप लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बस उसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। जब डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो उसको बोलो क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा कनिष्का, कैसे बनेगा, RNH2 प्लस में नाइट्रस एसिड प्लस में, तो आपका बन जाएगा डाइजोनियम, ठीक है ना। तो डायएजोटाइजेशन हो गया। अमोनोलिसिस क्या है, अमोनिया का रिएक्शन हेलोल्केन के साथ, जिससे वो 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, तो ये अमोनोलिसिस होता है। करवाया कि नहीं करवाया। एसिटाइलेशन में आपको पता है RCO ग्रुप जुड़ता है, करवा चुका हूं रिएक्शन, गैब्रियल ऑलरेडी करवा चुका हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे बाय नेम रिएक्शन आती है। अच्छा बताओ, कह रहा है कौन सा ऐसा मेथड सही रहेगा जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को केमिकली पता लगाया जा सकता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट, बताओ हिंसबर्ग क्या करता है, 1 डिग्री से रिएक्ट करता है और जो बनता है वो सोल्यूबल भी होता है बेस में। हिंसबर्ग 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करता है बट जो बनता है वो सोल्यूबल नहीं होता, 3 डिग्री के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। आगे याद, क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन है, ये भी कन्वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो 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 मेरी बात। और ये है बेसिसिटी का टॉपिक जो आपको खुद करना है। बीच में आऊंगा वापस में, बेसिसिटी का टॉपिक आप लोगों को खुद करना है। जैसा मैंने क्लास में करवाया था, मैंने उस वक्त पर क्वेश्चंस भी करवाए थे ये वाले, आप लोग देख लेना और छोड़ के मत जाना इस टॉपिक को। बहुत जरूरी टॉपिक है, नहीं समझ में आया मुझे दोबारा पूछ लेना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, इन क्वेश्चन से बस एक बात मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी केबी और पीकेबी करके बोलता है और बच्चे सोचते हैं केबी पीकेबी क्या बोल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है ना उसका केबी हाई होता है, उसका केबी, और पीकेबी लो होता है, पीकेबी लो होता है। तो बस आप इससे आइडिया लगा लेना, जैसे बोलेगी किसी का पीकेबी ज्यादा, तो ज्यादा पीकेबी वाले क्या होते हैं, वीकर बेस होते हैं। क्या होते हैं बोलो, समझे नहीं ना। आप स्ट्रॉन्गर बेस के साथ समझ जाओ, जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसका केबी बोलो क्या होता है ज्यादा, पीकेबी बोलो क्या होता है कम। ऐसे वीकर बेस का केबी बोलो क्या होता है कम और पीकेबी क्या होता है ज्यादा। अब आप उसे क्यों बता रहे हो पीकेबी केबी, अरे कभी कभी वो बोलता है पीकेबी की ऑर्डर में लगाओ, तो आपको बेसिसिटी ऑर्डर आता होगा तो आप पीकेबी ऑर्डर अपने आप बना लोगे, समझे नहीं, है ना। तो ये वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं। और देखिए केमिकल टेस्ट और ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ लेते 9.3 खत्म में, ये कुछ नहीं है, केमिकल टेस्ट बताऊंगा फिर आपको मैं। पीकेबी ऑफ एनालीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलमाइन। हालांकि बेसिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है बार बार ये, लेकिन सुन लीजिए। आप मुझे बताओ एनालीन ज्यादा बेसिक है, एनालीन ज्यादा बेसिक है या मिथाइलमाइन, कौन बताएगा। अभी तो बताया था सर, एनालीन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, मतलब ये H+ को उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेस बेसिक होता है। क्या होता है बोलो, लेस बेसिक होता है। और ये वाला क्या होता है बोलो, मोर बेसिक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची रहती है, CH3 डोनेट भी कर देता है। तो अमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमोनिया। आप मेरी बेसिसिटी की वीडियो अटेंड कर लेना, उसमें मैंने सारा समझा रखा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। तो ज्यादा बेसिक वाले का पीकेबी क्या होगा कम, उसका पीकेबी क्या होगा ज्यादा। तो वो ये तो बोल रहा था कि पीकेबी एनालिन का ज्यादा क्यों है, समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे सिंस एनालिन इज लेस बेसिक, इट्स पीकेबी इज मोर देन मिथाइलमाइन। नहीं आया समझ में, अनामिका नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल हो गया क्या। अरे पक्का बताओ भाई, थक गए हो तो क्लोज कर देते हैं, लेकिन लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कर लेते हैं और हैं। नेक्स्ट, इथाइलमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनालिन इज नॉट। भाई सॉल्युबिलिटी के टॉपिक पता नहीं तुम्हें कितने याद हैं, लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि अरे इथाइलमाइन ना पानी में सॉल्युबल है बट ये नहीं है। मैं तुम्हें पता नहीं पूरे साल सॉल्युबिलिटी को लेके एक बात बताता रहा, ये मत कहना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी भी उतनी है उसकी भी उतनी है, दोनों 1 डिग्री है। इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। कार्बन ग्रुप हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, और एनिलीन में हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। क्या भूल गए, सॉल्युबिलिटी में मैंने बोला था जितना बड़ा कार्बन चेन होगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को। CH3NH2 जो है ना वो ज्यादा सॉल्युबल है CH3CH2NH2 से, और ये ज्यादा सॉल्युबल है CH3CH3CH2NH2 से। मतलब जितनी ज्यादा कार्बन चेन बढ़ेगी उतनी सॉल्युबिलिटी बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ग्रुप हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके बाद पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट हालांकि रटने वाला है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कह रहा है मिथाइल अमाइन इन वाटर reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide। तो आप लोगों को बस ये बताना है कि ऐसा क्या है कि मिथाइल अमाइन जब पानी में होता है, मिथाइल अमाइन कौन बोलो, ये थोड़ा रटने वाला है वैसे, पानी में होता है तो आप लोगों का एक पीपीटी बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का। सुन लो कैसे बनेगा, आपको बता दूं ये नेचर में कैसा है, बताओ जरा बेसिक, सुन लो ध्यान से, ये नेचर में बताओ कैसा है बेसिक। अच्छा बेसिक चीजें बोलो क्या, इसमें से H+ OH- आएगा, किसको एक्सेप्ट कर लेगी H+ को, तो बताओ क्या बना लेगी CH3NH3+ और सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर देगी OH-, क्या रिलीज कर देगी, हो गया रिलीज OH- वाटर में से। अरे नहीं आ रहा समझ में, मान्या
इस अमाइन ने H2O से रिएक्ट करके बेसिक होने के कारण H प्लस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और OH माइनस सॉल्यूशन में रिलीज कर दिया। अब तुम्हारा है फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3। FeCl3 जो होता है वो क्या रिलीज करता है बोलो, Fe3 प्लस और बोलो क्या, Cl माइनस। ये Fe3 प्लस इस OH माइनस से जब कंबाइन होते हैं तो FeOH थ्राइस बनाते हैं जो प्रेसिपिटेट होता है, जो क्या होता है बोलो। तो ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, हालांकि वैसे हालांकि समझ सकते हो आप लोग कि इसने भैया H प्लस लेके OH माइनस रिलीज करें और वही OH माइनस Fe3 प्लस से कंबाइन होकर पीपीटी की फॉर्मेशन करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की। नहीं आई बात समझे? तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो सर ऊपर वाला याद ही करना है, भाई याद नहीं करना है, बेसिसिटी समझनी थी, सॉल्युबिलिटी वाला भी समझना ही है। नेक्स्ट बताना मुझे एक बार, इसका आंसर कर दो, बताओ। Although amino group is orthoparade acting in the aromatic electrophilic substitution reaction, aniline or nitrogen give the substantial amount of the meta nitroaniline। क्यों ऐसा है कि वैसे तो अनिलीन ऑर्थोपैराड एक्टिंग है बट फिर भी मेटा वाला बना रहा है, तो आप बोलोगे सर अनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाता है, वो अनिलीनियम आयन बना लेता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है और जो कि वो मेटा एक्टिंग बन जाता है। कल अगर आप आए थे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल अच्छे से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल। तो आप बोलेंगे सर वो रेजोनेंस के कारण है। अच्छा, एनिलीन क्यों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, बता रहे हैं सर, क्योंकि उनका जो AlCl3 होता है वो हमारे एनिलीन के साथ सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, जिस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाती। नेक्स्ट बताना, डाइजोनियम सॉल्ट्स में एरोमेटिक अमाइन ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं एलिफेटिक अमाइन से। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स में एरोमेटिक वालों में रेजोनेंस हो जाता है, एरोमेटिक वालों में, जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था और बॉन्ड नहीं टूट पाता। सब कुछ तो पढ़ाए हुए में से आ रहा है भाई। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्यों सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए सुटेबल है, सिखा रखा है, क्योंकि रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म है, 2 डिग्री 3 डिग्री वाले नहीं दे पाएंगे। पल्ले नहीं पड़ रहा सर। अब जितने भी केमिकल टेस्ट है, सुन लो मेरी बात, अगर मान लो कि एक 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, कौन सा केमिकल टेस्ट करोगे? कार्बिल अमाइन। हिंसबर्ग क्या कर रहा है, कार्बिल अमाइन नहीं होएगा। 1 डिग्री वाले कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, बताओ कैसे। ये 1 डिग्री वाला है, बताओ क्या बनाएगा, RNC। कैसा स्मेल आएगा इसमें से, फॉल स्मेल। अगर 1 डिग्री वाले ने करा, अगर यही चीज 2 डिग्री वाले ने करी, नो फॉल स्मेल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को कैसे करोगे बोलो? 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बिल अमाइन। अच्छा 1 डिग्री 3 डिग्री, सारे टेस्ट बता देता हूं। अगर एक 1 डिग्री अमाइन आ गया, एक 3 डिग्री अमाइन आ गया, फिर कार्बिल अमाइन भी कर सकते हैं ना। क्यों इस वक्त पे जा रहे हो, कार्बिल अमाइन ही करो ना। कार्बिल अमाइन किस काम आता है, 1 डिग्री अमाइंस को पहचानने में। 1 डिग्री अमाइंस कार्बिल अमाइन टेस्ट के अंदर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस बनाते हैं। तो अगर 1 डिग्री के सामने 2 डिग्री आया, 1 डिग्री के सामने 3 डिग्री आया, ऑलवेज डू कार्बिल अमाइन, ऑलवेज डू। समझ ही नहीं आ रहा सर। अच्छा बताओ, 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया, हिंसबर्ग कर देंगे। 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं देगा और 2 डिग्री वाला हिंसबर्ग में रिएक्शन दे जाएगा। तीनों आगे हिंसबर्ग करेंगे, तीनों आ ही नहीं सकते हालांकि। ठीक है, क्वेश्चन करा दिया वैसे आप लोगों को। अच्छा, अब मेरे को बताना कोई बच्चा, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, केमिकली डिस्टिंग्विश करो। कौन बताएगा मुझे, केमिकली डिस्टिंग्विश करो इसको और इसको। बहुत बढ़िया। आप लोग क्या करेंगे, सुन लो, सुन लो, सुन लो। आप लोग सोचोगे अगर कार्बिल अमाइन की, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये भी कार्बिल अमाइन देगा, ये भी कार्बिल अमाइन देगा। अगर आप सोचोगे हिंसबर्ग की, ये भी देगा, ये भी देगा, लेकिन कपलिंग रिएक्शन सिर्फ ये देता है, ये तो नहीं देता। तो सुनना करना है कैसे, वो बात सुनो। आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ऐसे बनाओगे, पहले सुन लो, गलत तरीके से जाओगे आप नहीं तो इस रिएक्शन में। पहले आप क्या बनाओगे, इसका डाइजोनियम क्या बनाओगे, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बनेगा। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसकी फिनोल से करा दो, मत कंफ्यूज हो अनिलीन से, फिनोल से करा दो। किससे करा दो, क्या तुम्हें याद है फिनोल के पैरा पोजीशन से, फिनोल की, कह रहा है मेरे कुछ याद नहीं है ऐसा, अभी कह रहा है फिनोल की पैरा पोजीशन से H निकलेगा, इसका बोलो क्या निकलेगा, Cl। बताओ क्या बनेगा सर, बेंजीन N2 बनेगा और ये बेंजीन और OH बनेगा। और बताओ ये कौन सी डाई होती है, तो आप लोग बोलोगे इसके केस में ऑरेंज डाई बनेगी और उसके केस में ऐसी कोई ऑरेंज डाई नहीं बनेगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा,
सो ये आप लोग कपलिंग रिएक्शन से अलग कर सकते हो। अब तुम मुझे बताओ क्या डालेगा तुम्हारे एग्जाम में, 1 डिग्री है 2 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 2 3 तीनों डाल दिए, एरोमेटिक डाल दिए केमिकल टेस्ट में। हमें सारे केमिकल टेस्ट तो पता है, कहां फंसोगे, किस केमिकल टेस्ट में फंसोगे बताओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा यार, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, हो सकता है कि आप लोगों को नाम उसका बनाना ना आए, ठीक है, नेमिंग वाला पार्ट हल्का सा अमाइंस का प्रॉब्लम करे। जैसे मिथाइल अमाइन है, बताना मिथाइल अमाइन कौन है, CH3NH2। लेकिन जब बोले डाई मिथाइल अमाइन तो डाई मिथाइल का मतलब 2 हो गया यार। क्या प्रॉब्लम करेगा इसके अंदर यार, क्या प्रॉब्लम करेगा, करेगा क्या प्रॉब्लम? ये तो 1 डिग्री वाला देगा कार्बिल अमाइन, ये नहीं देगा। तो केमिकल टेस्ट वाइज मुझे आप लोग बताओ सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई केमिकल टेस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है? अरे नहीं आ रहा क्या यार? सेकेंडरी टर्शरी में कैसे करोगे, लिखा हुआ है हिंसबर्ग, कौन सा? अच्छा इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन कौन होगा बताओ, इथाइल अमाइन कौन होगा, CH3 CH2 NH2 और एनिलीन। अभी तो करवाया सर, ये ऑरेंज डाई बनाएगा डाइजोनियम के बाद, वो नहीं बनाएगा। नहीं आया समझ में? इसको करा दोगे ऑरेंज डाई, उसमें बोल दोगे ये तो बनेगा डाइजोनियम, लेकिन आगे ऑरेंज डाई नहीं बनेगी। उसके बाद एनिलीन और बेंजाइल अमाइन, हाँ ये भी वही आएगा, एनिलीन कपलिंग ही आएगा। और बेंजाइल कौन होता है यार? बेंजाइल मैंने सिखा रखा है, ऐसे मत करना कि बेंजाइल भूल गए हो। तो ये देगा कपलिंग, वो नहीं देगा कपलिंग। समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा यार? अब आप लेकिन लास्ट वाले का नाम देख लो, बस ज्यादा नहीं करा रहा, बस खत्म करूंगा। अब एनिलीन है, एनिलीन है, सुन लो एनिलीन ये रहा। और बताओ एन मिथाइल एनिलीन। कोई बच्चा कहे सर मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा। अरे यार नेमिंग भले ही आपने नहीं करी, लेकिन नाम समझो। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और एनिलीन है, मतलब है तो एनिलीन, है तो एनिलीन, बट इस एन के ऊपर, इस एन के ऊपर एक CH3 भी लगा हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको एन मिथाइल एनिलीन। क्या बोलते हैं? तो भैया ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, कार्बिल अमाइन टेस्ट कर दो यार, खत्म करो ना। नहीं आ रही बात समझ में? कोई केमिकल टेस्ट इस चैप्टर से परेशान नहीं करेगा, बिकॉज इस चैप्टर के पास 4 तरह के कंपाउंड है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एंड द 4th वन इज द एनिलीन। 4th वन इज द, हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ जरा। अब आप लोग मुझे बताते चलो, नेमिंग वाले पार्ट को छोड़ दो। ये वाला सेकंड वाला क्लियर है केमिकल टेस्ट, थर्ड वाला क्लियर है, फोर्थ वाला बेसिसिटी यार आप लोग अपने एंड पे लें, इस क्वेश्चन को अपने एंड पे लेगी। बेसिसिटी वाला सर हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे हमें। ये सब करवा दिए कन्वर्जन को छोड़ के। और देखो अब थोड़ा सा क्या है ना, देखो कन्वर्जन में आपको नहीं करा रहा आज, सुनो मेरी बात, नहीं कराऊंगा। आप लोग चैप्टर पूरा करो, निखिल प्रांशु रुक जा, आप लोग चैप्टर पूरा करो। कन्वर्जन के अलावा जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे समझ में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, जितने चैप्टर हमने पिछले 3 करे थे और चैप्टर में आते तो कन्वर्जन आपको पता है ना, उन्हीं रिएक्शंस में से बनाना होता है। तो ये जो कन्वर्जन यहाँ भी दिया होगा वो क्या करना होगा, इन्हीं में से बनाना होगा। ट्राई कर पाएंगे आप लोग? एक चीज लेकिन सुन लो, ट्राई करते वक्त कोई भी सॉल्यूशंस मत देखना। रीजन बता देता हूं, क्योंकि जो सॉल्यूशंस आप लोगों को इधर उधर से मिलेंगे ना, उन्होंने बहुत डिफरेंट रिएक्शंस यूज करी होंगी, ऐसी रिएक्शन भी यूज कर रही होगी जो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं है। उनको मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी से होनी चाहिए रिएक्शन, बहुत अलग तरह की रिएक्शन से आपको कन्वर्जन करा देंगे। आपको सर ने तो कराई नहीं है तो समझ ही नहीं आ रही कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करते वक्त आप सिर्फ कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे जो आपको चैप्टर में मैंने पढ़ाई है। और लगे ना कि कोई कन्वर्जन आपसे नहीं हो रहा, आप उसकी फोटो ग्रुप में भेज दो, ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से करके भेज दूंगा कि ऐसे से है। अब जब वो फिर देख बातें करने लग रहा है, जब मैं अपने स्टेप्स के हिसाब से आपको बता दूंगा फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फिर तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एक कन्वर्जन वाला जो पार्ट है ना, ये मैं अभी आप लोगों को नहीं करा रहा हूं, बट इसको लेके बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नहीं हो सकता। जैसे मैं एक छोटा सा बच्चों से पूछ रहा हूं, जैसे ये मिथेनॉल से ना एक बड़ा अच्छा केस दिया हुआ है। मिथेनॉल से सुनो, मिथेनॉल कौन है, ये इससे बोल रहा है इथेनॉइक बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक कार्बन कैसे बढ़ाऊं, तुम्हें याद आ जाएगा, मैंने पढ़ा रखा तुम्हें। एक कार्बन कैसे बढ़ाऊं, COOH कैसे बढ़ाऊं, SOCl2 डाल दूं, बताओ क्या आ जाएगा, Cl, KCN डाल दूं, KCN डाल दूं, बोलो CN आ जाएगा, आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ये है कन्वर्जन। जब करा रखी है कन्वर्जन, आप लोगों को वही रूट्स बनेंगे सारे के सारे। कार्बन बढ़ाना हो तो ये रूट है, अच्छा घटाना हो तो एक रूट है। कोई बताएगा इस रिएक्शन, इस वाले पूरे चैप्टर में कार्बन को कम करने वाला कौन सा रूट था जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है? हॉफमैन था, हॉफमैन में बीच का CO गायब हो जाता है, सीधा R NH2 पे आ जाता है। था। तो आप लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन
कन्वर्जन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने एंड पे, जो नहीं होंगे मैं बैठा हूं कराने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आगे पेपर जब 21 से लेके 26 तारीख तक जो भी क्लासेस होने वाली हैं, नहीं परसों तो आपका पेपर है, मगर केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें आप इसकी डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी पूछना हो। चैप्टर वाइज तो कंप्लीट कर लिया ना हमने इस चीज को। और सुनो, ये अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है यार। तुम लोग मुझे एक बात बताना, मेरे को एक बार बस आंसर करके दिखा दो, तुम लोग एक करके दिखा दो, मेरे को भरोसा हो जाएगा तुम लोगों को आता है। थर्ड पढ़ो एक बार, मैंने रैंडम उठाया थर्ड। KCN है BR है, बताओ क्या जाएगा? CN LiAlH4 कल करवाया था, रिड्यूसिंग एजेंट है, CN रिड्यूस होगा CH2NH2 में, क्या बनेगा? तो क्या क्या बनेगा जरा बताना एक बार फटाफट से। पहला वाला स्टेप क्या था? अब पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भाई छोड़ दो, फिर पेपर दे देना जैसे जैसे जाए। CN आ जाएगा। अब बताना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 NH2। जो बच्चा पढ़ के जा रखा है ना उसको पता है, ये सब चीजें करा रखी है। लास्ट वाले स्टेप पे कहता है HNO2। अरे HNO2 कौन है? नाइट्रस एसिड। कौन है? कह रहा है सर 0 डिग्री सेल्सियस तो आपने नहीं बताया। अरे मैंने 273 केल्विन तो बोला है, बात तो सेम ही है। बताना नाइट्रस क्या करेगा? इसको क्या करेगा नाइट्रस? अरे यार डाइजोनियम नहीं बना देगा, डाइजोनियम नहीं बनाएगा इसका। कुछ नहीं यार, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वो क्या करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए ना, ये HNO2 और NaCl, इसको यहां पर NaCl भी देना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं दिया, फिर भी हमें पता है। तो क्या तुमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई भाई? KCN वाली पढ़ रखी है सर हैलोल्केन्स में, ये भी पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर ही, और ये भी पढ़ा हुआ है। तो ये तो कंप्लीट द रिएक्शंस हैं, सारी रिएक्शंस आती हैं आप लोगों को। बताना NO2 किस में रिड्यूस होएगा? NO2 किस में रिड्यूस होएगा? NH2 में। आयरन प्लस HCl, बेस्ट प्रिफर्ड मेथड था, याद करो ये वाला, है ना। फिर उसके बाद क्या बनाएगा? नाइट्रस एसिड। क्या ये नाइट्रस है? बोलो डाइजोनियम बनाएगा। अरे क्या आ जाएगा बताओ जरा? पहले आएगा बेंजीन NH2, क्या आएगा? बेंजीन NH2। अगले पे क्या आएगा? बेंजीन N2Cl, बेंजीन। अब H2O में से OH आएगा, तो OH आएगा तो बनेगा फिनोल। देखो कितना इजी, कितना इजी है। इसमें बताना कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया, बोलो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। CH3CONH2 NaOBr। अब देखो ये बढ़िया टाइम पे मिल गई चीज, ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैंने क्या करा रखा है? NaOH, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया था Br2, सुन लो, और क्या कराया था बोलो भाई? कभी कभी ऐसा करता है, कभी ऐसा करता है, सुन लीजिए, ऑल्टरनेटिव नाम याद रखिए बस एक दो के। ये इन दोनों की जगह पे ना कंबाइंड बोल देता है NaOBr। क्या बोल देता है? अगर भूल जाओ ना तो मतलब थोड़ा सा याद करना कि NaOBr अलग अलग करके देखो तो क्या क्या चीज हो सकती है। NaOH हो सकता है, और बोलो क्या हो सकता है? Br2। कॉम्बिनेशन से बना रहा है। अरे सुनो यार, कॉम्बिनेशन से बना रहा है, यहां से HBr अलग सोच दो और NaOBr अलग, तो NaOBr क्या होगा? समझ रहे हो बात को? हॉफमान होगा। हॉफमान में क्या होगा? ये बनाता क्या बोलो अगले स्टेप पे? CH3CONH2, बोलो ये उड़ के यहां चला जाएगा CH3NH2, और आप लोगों को पता लगेगा अगला डाइजोनियम वाला स्टेप है। कहां गया डाइजोनियम वाला? ये आएगा। अच्छा वैसे लॉजिकली भी तुम सोचो, डाइजोनियम नाइट्रस एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? आशीष, नाइट्रस एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? सर अमाइन। तो ये बात की गारंटी यहां पर अमाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और ये वाला आपको पता ही अमाइड, तो मैं अगर बीच का नहीं पता तो भी हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो बैक ट्रैकिंग बोलते हैं इसको, जिसको अगले इस वाले रिएजेंट से आइडिया लग जाता है कि लेफ्ट में भी क्या होगा और राइट में भी क्या होगा, वो दोनों तरफ का सोच लेता है। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से बताया ना, वो लेफ्ट राइट दोनों सोच लेगा बीच के रीजन को देख के कि हाँ राइट में ये बनना होता है, लेफ्ट में ये बनना होता है, आइडिया लगा लेंगे क्या बनना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है। ये कौन सी रिएक्शन है लास्ट वाली? अरे फ्री कर रहा हूं बस मैं, लेकिन सुन लो लास्ट वाली बताना कौन सी है। पहले क्या बनेगा? NH2, बताओ क्या बनेगा? बेंजीन NH2। क्या बनेगा? फिर नाइट्रस से बोलो क्या बनेगा? बेंजीन N2Cl, बेंजीन। फिर फिनोल से रिएक्शन है सर, कपलिंग है, क्या है बोलो? ऑरेंज डाई बनेगी। याद आ रहा है? पता होना चाहिए यार। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? CuCN, बताओ क्या आएगा? CN आ जाएगा, डाइजोनियम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो C6H5CN, C6H5 बेंजीन पे CN, CN का हाइड्रोलिसिस करोगे कार्बोक्सिलिक, तो बेंजीन पे COOH, बेंजीन पे रिएक्टिंग विद द अमोनिया अमाइड बनेगा। खत्म तो हो रहा है। मुश्किल लग रहे हैं एक भी? सारे आपको बता रहा हूं जो चैप्टर में पढ़ाए वही सब है। खत्म सारा करा दिया। आपके एंड पर मैंने सिर्फ इस चैप्टर से पता है क्या छोड़ा है? बेसिसिटी पढ़ लीजिए आप लोग। कन्वर्जन भले ही मत पढ़ना इस चैप्टर की, छोड़ दो कन्वर्जन। चैप्टर करके जा रहे हो ना, पेपर में जो कन्वर्जन आएगी 100% बना जाओगे अगर चैप्टर ढंग से पढ़ रहेगा तो। क्लियर हो रहा है? फिनिश कर लोगे तैयारी अब? ठीक है, अब फिनिश कर रहा हूं इसको, लेकिन कल का मुझे बताओ आप लोगों का क्या सीन है पहले।